और वहीं जयपुर में एसीबी ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। राजगांव के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित ने पद का दुरुपयोग करते हुए टेंडर पास किया और फिर उन्हीं कंपनियों में अपनी पत्नी को नौकरी दिलवा दी। टेंडर पास कराने वाली कंपनियां हर महीने अधिकारी की पत्नी को 1.5 लाख से ज्यादा की सैलरी देती रही और 21 महीनों में 37,54,000 रुपए घर में बैठे बैठे ट्रांसफर करवाते रहे। एसीबी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है, जहां एक अधिकारी ने रिश्वत लेने के बदले अपनी पत्नी को महीने में 1,60,000 रुपए सैलरी दिलवाई। एसीबी में कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार डीओआईटी विभाग में राजकॉम के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित के 5 अलग अलग खातों में 21 महीनों में 37,54,000 रुपए जमा करवाए। प्रद्युम्न ने टेंडर पास करने के बदले कहा कि वो कंपनी उनकी पत्नी को नौकरी पर रखें और हर महीने सैलरी दें। अधिकारी ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित को ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड, ट्रीजन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में बिना काम किए ही नियुक्त दिखाया। दोनों कंपनियों ने जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच अधिकारी की पत्नी के 5 बैंक खातों में 37,54,405 रुपए वेतन दिए। पूरी अवधि में पूनम दीक्षित कभी भी ऑफिस नहीं गयी। आरोप ये है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया गया है। प्रद्युम्न दीक्षित को ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस और ट्रीजन सॉफ्टवेयर नाम की 2 कंपनियों का टेंडर पास करना था और इस अधिकारी ने दोनों कंपनियों से कहा कि उनका टेंडर तभी पास करेंगे जब वो उनकी पत्नी को अपनी कंपनी में किसी पद पर नौकरी देंगे और दोनों कंपनियों ने ऐसा ही किया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि नौकरी और पद देने के बाद भी अधिकारी की पत्नी पूनम दीक्षित कभी ऑफिस नहीं गई, लेकिन उनके 5 अलग अलग खातों में हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा की सैलरी लगातार आती रही और 21 महीनों में 37,54,000 रुपए अकाउंट में मंगवाए गए। शिकायत में ये डीओआईटी के जो अपने जॉइंट डायरेक्टर प्रद्युम्न दीक्षित थे, उनकी जो वाइफ है पूनम दीक्षित जिनको कहते हैं, उन्होंने अपने 2 कंपनियों के उस पर सैलरी के भुगतान उठा लिए और जबकि ऐसा है कि उसमें उन्होंने कोई इस प्रकार की कोई मतलब सर्विस नहीं दी, उसके बावजूद भी उनको भुगतान दिए गए। अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में डिटेल इसका जो भी खुलासा होगा वो आगे किया जाएगा। पत्नी की उपस्थिति रिपोर्ट भी खुद प्रद्युम्न दीक्षित सत्यापित करते थे। दोहरी सैलरी और फर्जी प्रदर्शन रिपोर्ट का खेल एसीबी की जांच में आया है। साथ ही जांच में ये भी बात सामने आई है कि पूनम दीक्षित ने एक ही समय में 2 कंपनियों से वेतन लिया। ओरिएंट प्रो में नौकरी दिखाते हुए उन्होंने ट्रीजन से भी फ्रीलांसिंग के नाम पर भुगतान लिया। इसी अवधि में दोनों कंपनियों को सरकारी टेंडर भी मिले। पूरा मामला तब खुला जब एक परिवादी ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 6 सितंबर 2024 के आदेश पर एसीबी ने 3 जुलाई 2025 को प्राथमिक जांच दर्ज की। कंपनियों और बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला। 17 अक्टूबर 2025 को एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कंपनियों और बैंक रिकॉर्ड खंगालने पर पूरे घोटाले का खुलासा हो पाया। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच डीएसपी नीरज गुरनानी कर रहे हैं। एसीबी जांच में खुलासा हुआ है कि 21 महीने में 5 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। राजकॉम के संयुक्त निदेशक ने पत्नी को 2 कंपनियों में कागजी नौकरी दिखाकर 37.54 लाख रुपए दिलवाए। प्रदेश में अपनी तरह का ये अनोखा भ्रष्टाचार है, जिसमें टेंडर के बदले फर्जी नौकरी और घर बैठे बैठे हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा के पैसे। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार करने पर तुरंत एक्शन होता है और जब एक बार कोई फंस जाए तो वसूली के साथ साथ इज्जत और शोहरत भी चली जाती है। एसीबी ने अधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बहरहाल एसीबी की टीम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ ही एसीबी को इसमें यह भी शक है कि उस संयुक्त निदेशक के अलावा और भी लोग इस रिश्वतखोरी के खेल में शामिल हो सकते हैं। पद का दुरुपयोग किया गया है और जो संयुक्त निदेशक है उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को लाभ पहुंचाया बल्कि और भी उसने इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए पद पर रहते हुए अर्जित किए होंगे। तो बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है।
सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटडाउन चलाकर साइबर अपराध के खिलाफ करारा प्रहार किया। पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह सरकारी योजनाओं के पोर्टल से छेड़छाड़ करते थे और जो लोग एक्टिव नहीं हैं या जिनकी मौत हो चुकी है उनके खातों के जरिए ये हेरफेर किया करते थे और करोड़ों की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। आखिर इतने बड़ी सेंध लगाने में अपराधी कैसे कामयाब हुए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटडाउन 2 के तहत देश भर में सक्रिय एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस की ये कार्रवाई राजस्थान के साथ साथ देश भर के साइबर अपराध तंत्र के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपदा प्रबंधन सहायता पोर्टल, पेंशन योजनाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर रहा था। गिरोह के सदस्य सरकारी वेबसाइटों के क्लोन पोर्टल बनाकर या वैध लॉगिन आईडी हैक कर लाभार्थियों के खातों में हेराफेरी करते थे। निष्क्रिय या मृत लाभार्थियों की जगह अपने बैंक खातों का लिंक जोड़कर वो सरकारी धन को अपने नियंत्रण में ले लेते थे। अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़, सरकारी योजनाओं में सेंधमारी, करोड़ों की ठगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपदा प्रबंधन सहायता पोर्टल, पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़ा, क्लोन पोर्टल बनाकर वैध लॉगिन आईडी हैक कर लाभार्थियों के खातों में करते थे हेराफेरी। निष्क्रिय मृत लाभार्थियों के खातों की हेराफेरी, अपने अकाउंट से जोड़कर पैसों का कंट्रोल लेते थे। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, असम, गुजरात, यूपी तक जुड़े हैं तार। मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद लईक, सुभाष, रोहित समेत 6 लोग गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, सिम, लैपटॉप, पासबुक जब्त। इस गिरोह के तार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। झालावाड़ साइबर पुलिस की विशेष टीम ने कई दिनों की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद लईक, सुभाष और रोहित कुमार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल सिम, लैपटॉप, बैंक पासबुक और सरकारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स बरामद किए हैं। पूरी तरीके से जो सरकारी योजनाओं में जो गरीब व्यक्ति को पैसा जाना था उसके साथ गबन किया। एक भागचंद जो यहीं का रहने वाला है वो दौसा में गिरफ्तार हुआ, दौसा पुलिस के सहयोग से। उसने बड़ी संख्या में यहाँ लाभार्थियों को जो लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए जिनको, उनके अकाउंट जोड़े, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने 5 आरोपियों पे कल 25,000 का इनाम घोषित किया था। एक आरोपी पे आज 25,000 का इनाम घोषित किया। अन्य जो लोग हैं उन मुलजिमों की हम लोग निशानदेही कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह योजनाओं के पोर्टल पर डेटा मैनिपुलेशन कर लाभार्थियों की पहचान बदल देता था और बल्क ट्रांजैक्शन के जरिए फर्जी खातों में सरकारी धन ट्रांसफर करता था। आरोपी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित थे और साइबर सुरक्षा के कई स्तरों को बाईपास करने में माहिर थे। झालावाड़ एसपी के निर्देशन में गठित विशेष जांच टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य राज्यों के अपराधियों की तलाश कर रही है। हमने जो मुलजिम अरेस्ट किया, वासिदो एक मुलजिम अरेस्ट किया जिसको नागौर रोड टोंक की इसने आईडी बना के दे रखी थी। सादिक एक मुलजिम भरतपुर का है जो गिरफ्तार हुआ है। तो सादिक के पास में इसी तरह उसने भरतपुर के कई बड़ी संख्या में बल्क में डाटा लेके उन लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की। पंजाब से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में एक संदीप शर्मा है, सुनंद शर्मा है, रोहित है। ये तीनों वो लोग हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में, ये जो कोर्स बनाने में, डुप्लीकेट साइट बना रखी हैं अलग अलग योजनाओं की, वो साइट डेवलप करने में इन लोगों ने मदद की जिसका इनको भुगतान हुआ। इन तीनों ही लोगों को पंजाब की जालंधर सिटी और जालंधर रूरल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें जालंधर सिटी के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन मैडम का भी हमारे पास बहुत सहयोग रहा और जालंधर रूरल एसएसपी साहब हैं उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बड़ी टीमों का गठन करके इनके डिटेंशन में हमें मदद की। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन शटडाउन 2 देश भर में साइबर ठगी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई है, जिसने सरकारी योजनाओं की सुरक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अब गिरोह के डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण कर ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी योजनाओं से और कितनी राशि का दुरुपयोग किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, वेबसाइट या लिंक से सावधान रहें और साइबर अपराध की शिकायत तत्काल निकटतम थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराएं। झालावाड़ से संवाददाता रियाज खान की रिपोर्ट। साइबर अपराधों का जाल धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अजमेर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ 40 लाख रुपए की ठगी की गई। उन्होंने एक अनजान लिंक पर क्लिक किया और दूसरी तरफ बैठे बदमाश ने प्रोफेसर को ज्यादा रिटर्न दिलाने को लेकर अपने झांसे में ले लिया और फिर एक के बाद एक 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। जालसाजी साइबर अपराध से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। अजमेर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ 40 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरिभाव उपाध्याय नगर कोटड़ा निवासी प्रोफेसर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि 5 पैसा कैपिटल नाम की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी ने उन्हें भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश के लिए प्रेरित किया। आरोपी संचालक शांति ठाकुर ने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉल्स के जरिए भरोसा जीतते हुए उन्हें 16 बार में कुल 40 लाख रुपए निवेश करवाए। ये राशि पीड़ित के 3 अलग अलग बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेजी गई थी। निवेश के बाद न तो रिटर्न मिला और न ही कंपनी संचालक से संपर्क हो पाया। साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी कंपनी संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 420 के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिप्टी एसपी हनुमान सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि कंपनी का ऑफिस और वेबसाइट दोनों ही फर्जी निकले। फिलहाल पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल हुए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और ऑनलाइन लेनदेन के ट्रेल्स की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब डिजिटल फॉरेंसिक जांच के जरिए ये पता लगा रही है कि रकम किन खातों में ट्रांसफर की गई और किस नेटवर्क के माध्यम से ठगी की गई। केसी शर्मा जी ने कल एक रिपोर्ट दी थी। शुरू में इनके कोई छोटा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनके पास मोबाइल पे लिंक आया था और उस पे फिर इनके आईपीओ में जैसे 10,000 रुपये का 15,000 यूँ करके इन्होंने करीब लगभग 40 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए। फिर इनको पता चला कि मेरे साथ ये कोई फर्जी है और मेरे साथ धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी हुई है। उसका इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है। आगे इनके भी जो भी इन खातों में पैसे गए हैं उसके बारे में डिटेल पता कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ये मामला साइबर फ्रॉड के बड़े गिरोह से जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच को गंभीर आर्थिक अपराध के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी एसपी हनुमान सिंह ने बताया कि ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि साइबर अपराधी अब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित ने एक अनजान ग्रुप के लिंक पर क्लिक किया था। इसके बाद ठगों ने उन्हें फर्जी निवेश स्कीम में फंसा लिया। पहले 10-15 हज़ार से चालू किया, फिर इनको जैसे इधर इनकी रकम बढ़ती दिखी तो इन्होंने देखा ये सही है। फिर इन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो लगभग इन्होंने 16 ट्रांजैक्शन किए हैं टोटल। तो उसमें ज़्यादातर तो इन्होंने कैश किए थे और लास्ट में इन्होंने 6-7 लाख रुपए यूपीआई आईडी से किया है। हमारा आपके माध्यम से सभी जो नागरिक हैं उनको ये कहना है कि भाई कोई भी आपके पास अननोन लिंक आए उन पे आप क्लिक नहीं करें, सोच समझ के करें। साइबर ठगी एक आपका एक लालच है, तो इस लालच से बचें। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए साइबर थाना पुलिस राज्य सरकार के निर्देशन में ग्रामीण और शहरी इलाकों में जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस टीम कच्ची बस्तियों और गांव में जाकर लोगों को समझा रही है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर या ओटीपी साझा न करें। अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई से न ठगे जाएं। पुलिस और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जाकर समझाइश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपना खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर या सिम और ज़रूरी दस्तावेज अनजान व्यक्ति को ना दें, भले ही अनजान व्यक्ति उनको किसी प्रकार से मदद की मांग कर रहा हो।
ऐसे में भोले भाले लोगों के खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और अलग अलग दस्तावेज लेकर शातिर ठग उनके खातों में ठगी की राशि डालते हैं और फरार हो जाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। वहीं दिल्ली के गांधी विहार में 5 अक्टूबर की रात यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र राकेश मीणा की मौत की खबर सामने। शुरुआत में मौत की वजह आग लगना लगी, लेकिन अब यह पर्दाफाश हुआ है कि उसकी हत्या हुई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी लिव इन पार्टनर थी। हत्या करके उसने दुर्घटना का रूप दिखाया, लेकिन जिस तरह इसकी प्लानिंग की गई उसकी सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। भोली सूरत वाली कातिल गर्लफ्रेंड, जो हादसा दिखा वो हत्या निकला। छह अक्टूबर को दिल्ली के गांधी विहार की एक इमारत की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। ये आग 5 और 6 अक्टूबर की रात लगी थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद एक झुलसा हुआ शव बरामद किया, जिसकी पहचान राकेश मीणा के रूप में हुई थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में ये गैस लीक हादसा माना गया, लेकिन शव की हालत और कमरे में बिखरी चीजों ने पुलिस को शक में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया, और जो इस साजिश के पीछे था वो है ये चेहरा। इसका नाम है अमृता चौहान और ये मृतक राकेश की लिव इन पार्टनर थी। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड ये लड़की निकली। ये खुद जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराधों को विज्ञान की नजर से समझने का दावा करती। पुलिस की जांच में पता चला कि इसने अपने एक पूर्व प्रेमी और एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर राकेश मीणा की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर आग लगाकर उसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची। लेकिन कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी ने सारी सच्चाई सामने ला दी। घटना के बाद क्राइम टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 5 और 6 अक्टूबर की रात करीब 2:20 पर 2 लोग मुंह ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और कुछ देर बाद एक बाहर गए। करीब 2:57 पर एक लड़की, जिसकी पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई, अपने साथी के साथ बिल्डिंग से बाहर जाती दिखाई दी। कुछ मिनटों बाद वहां आग लग गई। पुलिस ने अमृता का मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। अमृता की लोकेशन उसी रात गांधी विहार के आसपास थी। हमें तो ये मालूम नहीं ना कि ये रेकी कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ रोज, यहाँ बैठा था तो 2 लड़के बड़े भयानक चेहरा बना रखा, बिल्कुल वो ढका हुआ, ऊपर से कैप वाली जो होती है ना वो पहन रखी दोनों ने। और मैं कहा यार ये तो कद में भी सेहत में भी यहाँ गांधी विहार के नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्टिव भी हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कॉलोनी का। तो उसमें एक आदमी तो वहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। मैंने बोला या किसी को लूटने आए हैं या किसी को मारने आए, ये कौन है? हिम्मत तो नहीं मेरी पड़ी भाई क्या है। और जवान लड़के थे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का उसके पास आके कुछ बोला जो इधर वाला का, तो इधर ऐसे पैदल चला गया। तो मैं उसको देख रहा था कहाँ गया, लेकिन दिखा नहीं। वो चढ़ गया था ऊपर, तो अरे इसे ऊपर चढ़ गया, अंदाजा था, अब पता लगा ना ऊपर चढ़ गया। मैंने तो समझा यार कहाँ गायब हो गया एकदम। लड़की साथ में थी? लड़की नहीं थी साथ, ये दोनों लड़के थे। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल लिया कि उसने अपने 2 दोस्तों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। सुमित लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप को और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले, जो बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान इस्तेमाल हुए थे। जानकारी के मुताबिक 5 और 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे थे। उन्होंने पहले राकेश का गला दबाकर और डंडों से पीटकर हत्या की, फिर शव पर घी, तेल और वाइन डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के। सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। उसे पता था कि गैस सिलेंडर कब और कैसे फटेगा। सिलेंडर का नॉब खोला, शव के पास रखकर आग लगाई और बाहर निकल गया। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया ताकि आग हादसा लगे। करीब 1 घंटे बाद सिलेंडर फटा और कमरे में आग भड़क उठी। शव पूरी तरह जल गया
और बाहर वालों को सब कुछ एक दुर्घटना जैसा लगा। अमृता के बताए स्थान से पुलिस ने एक हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद की। ये वही घर है जहां 5 और 6 अक्टूबर की रात अमृता चौहान अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार को लेकर आई थी। यहां पर आने के बाद तीनों ने मिलकर सबसे पहले रामकेश मीणा की इसी कमरे के अंदर पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे हत्याकांड को एक हादसा दिखाने के लिए जो सुमित कश्यप था, जो कि मुरादाबाद में एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक सिलेंडर जो यहाँ पर रखा था किचन में, यहाँ से सिलेंडर निकाला, उसकी नॉब को खोला और उसमें कुछ इस तरह से आग लगाई कि काफ़ी देर बाद उस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होते ही जो रामकेश मीणा थे उनका जो पूरा शव था वो बुरी तरह जल गया। और हत्या के बाद जाते जाते जो अमृता चौहान थी, जो कि फॉरेंसिक साइंस की छात्रा रही है, उसने ये जो जाली है ये यहाँ से तोड़कर दरवाज़ा, ये कुंडी जो थी, ये कुंडी जो है वो अंदर से बंद कर दी, जिससे ये लगे कि ये एक हादसा हुआ है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया तो उसमें कुछ लोग संदिग्ध आते और जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। ये भी सामने आया कि अमृता क्राइम वेब सीरीज देखने की शौकीन है, इसलिए योजना बनाई गई कि पहले हत्या करेंगे और फिर आग लगाकर मामला दुर्घटना जैसा बना देंगे। लेकिन ये हत्या क्यों की गई, इसके बारे में जो सामने आया है उसके मुताबिक अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में थे। रामकेश ने उसकी कुछ निजी वीडियो और फोटो हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने ये डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया और बहाने बनाता रहा। अमृता ने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उन्होंने रामकेश की मौत की साजिश रच डाली। इसमें ये शुरुआत ऐसे रहती है कि जो लड़की है उसका मोटिव ये होता है, उसको ये एलिगेशन है उसके कि इस लड़के ने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस, ऑब्ससीन वीडियोस बना रखी है जो वो डिलीट नहीं कर रहा है और वो बना रहा है और उसके ऊपर दबाव है। इस वजह से उसने ये साजिश रची। वो खुद भी एक फॉरेंसिक की छात्रा है और वो काफ़ी क्राइम सीरीज़ वगैरह टीवी पे देखती है, तो उसे लगा कि मैं इस तरह का सीन ऑफ क्राइम बना दूंगी कि ये लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। तो एक तो वो था। दूसरा, उसने इसका जो साथी था सुमित कश्यप, जो इसका पहले इसका फ्रेंड था, उसके साथ मिलके इसने अपनी तकलीफ़ जो है वो बताई, तो उन्होंने मिलके पूरा इसमें साजिश रची। उसको एलपीजी का काम करता है वो, तो उसको मालूम है कि गैस का कितना टाइम बाद ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। दिल्ली पुलिस की तिमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा एनालिसिस और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की मदद से इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। जिस आग को सबने हादसा समझा वो दरअसल एक सोची समझी हत्या निकली। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।